नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आ गए हैं वो एक बार प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए, और जो लोग नहीं आए हैं उनको बस आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या? उनको बस यहां पर बुला कर लाना है। कैसे बुलाना है? वीडियो को शेयर करके बुलाना है। तो जितने भी लोग आ गए हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यहां पर बुला लीजिए। इस बार मानते हैं कि आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है हमको, पर आपको इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं होने देंगे कि हम देर से आए हैं। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने पिछले साल के अंत के साथ हमने पिछले साल के सभी करंट अफेयर्स का भी अंत कर लिया था। अभी जो हमारे 2023 के करंट अफेयर्स हैं हम उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 2023 के करंट अफेयर्स में आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है? तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य में विश्व स्तरीय काइंग कैनिंग किस राज्य में विश्व स्तरीय काइंग कैनिंग एकेडमी जो है उसकी स्थापना की गई है? तो देखिए बेटा, ये जो काइंग कैनिंग होता है ये एक वाटर स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स होता है, पानी में खेला जाने वाला खेल होता है। इसकी स्थापना की गई है कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है। चलिए डिटेल्स जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की। तो देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि टेहरी कहां पर पड़ता है भैया? टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तराखंड में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों को ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि एक ये हॉस्टल इंस्टीट्यूट होने वाला है जिसमें खिलाड़ियों के ट्रेनिंग से लेकर उनके रहने खाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और ये अनाउंसमेंट किया है किसने? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने किया है, ठीक है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि आर.के. सिन्हा है बेटा, आर.के. सिन्हा ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर में बेहतर खेल प्रतिभाओं को टीएचडीसी द्वारा विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। टीएचडीसी क्या है बेटा? टीएचडीसी एक पीएसयू है, ठीक है। एक पीएसयू है, एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली पीएसयू है। और इसने क्या कहा है कि ये फॉरेन में भी ट्रेनिंग दिलाएगा खिलाड़ियों को काइंग कैनिंग के लिए। कौन सा गेम होता है काइंग कैनिंग? आपने देखा होगा इस तरीके से, एक नाविक होता है, एक नाव होती है, उसमें एक चप्पू होता है दोनों साइड में और उसको इस तरीके से चलाया जाता है। तो यही गेम जो होता है यही काइंग कैनिंग गेम होता है। इसके बाद में टीएचडीसी के बारे में अभी हम जानेंगे, थोड़ी सी देर रुकिएगा। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह तय किया है कि ऊर्जा मंत्रालय हर कंपनी एक खेल को अंगीकृत करेगी। इस क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने काइंग कैनिंग को अंगीकृत किया है। बहुत अच्छी पहले भी है एनर्जी मिनिस्ट्री की। एनर्जी मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एनर्जी मिनिस्ट्री ने अब ये डिसाइड किया है कि वो हर गेम को अडॉप्ट करेगी। हर गेम को क्या करेगी? अडॉप्ट करेगी। यानी कि काइंग कैनिंग जो है, काइंग कैनिंग को भी वो अब अडॉप्ट करेगी। मतलब जितने भी पीएसयू हैं, किसमें? एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में। एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी पीएसयू हैं उनमें से हर पीएसयू क्या करेगा? एक पीएसयू एक गेम को क्या करेगा? गोद लेगा। और उसके बाद में उस गेम की जितनी भी टेक केयर होगी वो कौन करेगा? वो वही पीएसयू करेगा, ठीक है। जिसमें टीएचडीसी ने किसको लिया है? काइंग कैनिंग को लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा ने टेहरी झील में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, देखिए टेहरी में हर साल एक चैंपियनशिप आयोजित होती है, टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप। वाटर यानी कि जल से संबंधित जितने भी गेम होते हैं वो किए जाते हैं इसमें। नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती है, राष्ट्रीय स्तर के इसमें खिलाड़ी भाग लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जहां एक और नई खेल नीति लागू की है, वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरियों में खेल कोटा पुनः आरंभ किया है। ये एक और क्वेश्चन बनता है कि सरकारी नौकरियों में खेल कोटा पुनः आरंभ करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? पुनः का मतलब दोबारा। पहले क्या था बेटा? पहले भी सरकारी नौकरी में खेल कोटा हुआ करता था, लेकिन इसको बीच में बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा से शुरू किया गया है। ये अनाउंसमेंट किया किसने? उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आप ये देख सकते हैं, ये उसी जो टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप है उसी के इनॉग्रेशन की फोटो है। ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा है और ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। अब जानते हैं टीएचडीसी के बारे में। टीएचडीसी, तो देखिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूरा नाम क्या है?
THDC, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दिमाग घूम जाता है कि सर उत्तराखंड में है तो उत्तर प्रदेश सरकार का कैसे हो गया, आपने तो गलत टाइप करवा लिया, ये आप तो गलत पढ़ा रहे हो। जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, समझिए एक बार चीज को। उत्तर प्रदेश, साल 2000 की बात है, साल 2000 में भारत में 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन से बने थे? 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था, और छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो उत्तराखंड है ये नया राज्य बना था। अब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो जब ये स्टैब्लिश हुआ था ना, तब तक उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब यानी कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो कब बना था ये? अच्छा, ये विद्युत घटकों के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 75-25 के अनुपात में इक्विटी अंश भागिता है, यानी कि THDC जो है उसमें 75% हिस्सा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 25% हिस्सा किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। कंपनी का गठन जुलाई 1988 में, कब हुआ था? जुलाई 1988 में, जबकि उत्तराखंड स्टेट कब बना है? 2000 में। तो 1988 तक जो उत्तराखंड है वो भी किसका हिस्सा हुआ करता था? वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2400 मेगावाट के टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के परिचालन या अनुरक्षण के लिए पेश किया गया था। ये THDC का आप लोगो देख सकते हो। तो THDC किसके अंडर में है? कहां पर है THDC? उत्तराखंड में है, लेकिन आती किसके अंडर में है? यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है? 25, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 75। कौन से गेम को गोद लिया है? काइंग कैनिंग गेम को गोद लिया है। टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कब कहां पर आयोजित होता है? टेहरी गढ़वाल, कहां? उत्तराखंड में। नई खेल नीति के तहत खेल कोटा प्रारंभ करने वाला स्टेट उत्तराखंड। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, टेहरी जो काइंग कैनिंग वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कहां की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके टेहरी में। ठीक है, एक ही डिटेल में कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा बेटा, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सिल्वा। कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा। ब्राजील विश्व के बड़े देशों की सूची में काउंट होता है। ब्राजील ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ठीक है, सुना है ना ब्रिक्स का नाम आप लोगों ने? BRICS, 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है, ये आपका टास्क है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए डिटेल्स जान लेते हैं। लुइज इनार्सियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है किसने? लूला डा सिल्वा ने। आप ये लूला डा सिल्वा की फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शंस में उन्हें 60.3 मिलियन वोट्स यानी कि 50.9% वोट मिले थे। 50% वोट क्या होता है बेटा? 50% वोट यानी कि आधे वोट। 50% से ज्यादा वोट अगर किसी को मिलेंगे, इसका मतलब 50% से कम मिले हैं किसी को वोट, तो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो किसको मिले थे वोट? लूला डा सिल्वा को मिले थे 50.9% वोट, आधे से ज्यादा वोट मिले थे। जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो को कितने वोट मिले थे? 58.2 मिलियन वोट मिले थे, जो कि इससे कम है। इसीलिए लूला डा सिल्वा क्या हो गए? चुनाव जीत गए और लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए। और ये एक वामपंथी नेता है, ये भी याद रखिएगा। लूला डा सिल्वा कैसे नेता है? वामपंथी नेता है। ठीक है, वामपंथी का मतलब लेफ्टिस्ट नेता है। वर्कर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्कर पार्टी ब्राजील की पार्टी है, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है लूला डा सिल्वा। और अच्छा, एक चीज और पूछता हूं मैं आप लोगों से, बताइएगा आंसर। ब्राजील का ही एक पड़ोसी देश है कोलंबिया। क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, किसमें पूछा गया था? ये BPSC सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि
कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट से, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2010 के बीच ये 2 बार ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच, और 1 जनवरी 2023 में वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए हैं। कौन? लूला डा सिल्वा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर लोकायुक्त विधेयक जो है वो तो सबसे पहले ओडिशा ने पारित किया था, यहां पर तो हमको दिख ही नहीं रहा ओडिशा। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, नया लोकपाल बिल जो है वो कब आया था? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। 2013 में आप सभी को पता होगा भैया, अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। तो वो जो आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, उस आंदोलन के बाद भारत में एक लहर शुरू हुई, सरकार को मजबूरी में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पास करना पड़ा। अब इस लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक में क्या चीज है वो समझिएगा। पहले लोकपाल और लोकायुक्त ये जो पोस्ट होती है, लोकपाल और लोकायुक्त पोस्ट के अंडर में सीएम या पीएम नहीं आते थे, लेकिन इसमें सीएम और पीएम को भी, सीएम पीएम और कंप्लीट मंत्रिपरिषद को भी किसके अंडर में लाया गया? लोकपाल और लोकायुक्त के अंडर में लाया गया। फर्क क्या है लोकपाल और लोकायुक्त में? काम एक ही होता है, क्या? भ्रष्टाचार की जांच करना। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर करता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पर करता है, ठीक है। तो लोकायुक्त बिल पास करने वाला भारत का नया लोकायुक्त बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये बना है आपके महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसकी। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। लोकायुक्त पद की स्थापना जब पहले हुआ था ना, तब भी सबसे पहले कहां हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। हालांकि बिल सबसे पहले ओडिशा ने पास किया था, लेकिन स्थापना कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में। अब भी लोकायुक्त बिल नए कानूनों के साथ पास करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कर तो दिया गया है सीएम और पीएम और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के अंडर में, लेकिन हकीकत में बात बताऊं एक बेटा, वो एक सीरियल आता था पहले, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कौन सा? गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है ना। तो यहां पर भी गंगाधरी शक्तिमान है। कहने का मतलब क्या है? कहने का पर्पस क्या है? कहने का पर्पस यह है कि कोई कितना भी बनने की कोशिश कर ले, यहां पर लोकपाल या लोकायुक्त के हाथ में इतनी पावर ही नहीं दी गई कि वो सीएम या पीएम के खिलाफ जांच कर पाए, ठीक है। बताऊंगा अभी आगे, आपको पता चलेगा। कोई मतलब नहीं है इस वाले लोकपाल का। क्यों नहीं है समझ में आएगा अभी आपके। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के बहिर्गमन के कारण बिना किसी चर्चा के ही पारित हो गया। विपक्ष ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से देखें तो। शिक्षक भर्ती के नाम से सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र में घोटाला हुआ है, तो विपक्ष ने क्या कर दिया? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष ने क्या किया? ये वाला बिल पास कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि विरोध करने वाला कोई था ही नहीं। तो ये कौन लाया था भैया? कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने बिल पेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान था। किसने? दीपक केसरकर जो है, उनके विधेयक को मंजूरी दी गई है। दीपक केसरकर कैबिनेट मंत्री हैं, कहां के? महाराष्ट्र सरकार के। अब जानते हैं और चीजों के बारे में। इस विधेयक में मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? तो देखिए, प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी लेने का मतलब क्या है? जब विधानसभा के सदस्य एग्री करेंगे तभी क्या होगा? तभी इसकी जांच शुरू कर सकेगा लोकायुक्त। कहां की? मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी आरोप है उस चीज की। भाई अब एक चीज बताओ मेरे को, किसी पार्टी का जो सीएम है वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है,
तो एक चीज बताओ, उस पार्टी के सदस्य क्यों ही मंजूरी देंगे? उनको अपनी सरकार थोड़ी गिरानी है। और बहुमत में कौन होता है भैया? बहुमत में वही, मतलब जिसकी सरकार होती है बहुमत में भी वही होता है। तो वो उस पार्टी के जो सदस्य हैं वो देंगे क्या परमिशन? कोई नहीं देने वाला परमिशन, ठीक है। तो पर चलिए फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा को कम से कम 2/3 सदस्यों की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुमत तो छोड़िए, कितने सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता है? 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 66.67%। यानी कि जब तक विधानसभा के 66.67% जो विधायक हैं वो मंजूरी नहीं दे देते किसी भी बिल पर, तब तक विधानसभा उस बिल को पास नहीं कर सकेगी। मतलब लोकायुक्त उसकी जांच नहीं कर सकेगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के जुड़े आरोप में लोकायुक्त जांच नहीं कर सकेगा। यानी कि ऐसा मामला जिसमें रीजन बताया जाए पब्लिक सिक्योरिटी का या किसी पब्लिक से रिलेटेड किसी भी चीज का, अगर ऐसी कोई चीज है तो उसमें लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच ही नहीं कर सकेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें लोकायुक्त जांच ही नहीं कर सकेगा। तीसरा, ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है तो जांच के रिकॉर्डों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और किसी को उपलब्ध भी नहीं कराया जाएगा। मतलब हद है सच में। मिली भगत है या नहीं होगी? ये मिली भगत होगी भैया, सीधी सी। समझिए आप इस बात को। क्या कहा जा रहा है? अगर लोकायुक्त को यह लगता है कि ये जो आरोप है या जो जांच हुई है, जांच में जो आरोप है वो गलत साबित हुए हैं, तो ना तो वो रिकॉर्ड पब्लिश किए जाएंगे और ना ही उन रिकॉर्डों को किसी को भी अवेलेबल कराया जाएगा, किसी को भी। समझ रहे हैं बात को? तो भूल जाओ भैया। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होगा? लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होगा। एक अध्यक्ष होगा जो अभी के टाइम पर या फिर पहले किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। दूसरा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जज होगा। एक जज सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट में से कोई भी एक होगा। टोटल 4 सदस्य होंगे जिनमें से 2 राज्य की न्यायपालिका से होंगे। यानी कि 2 सदस्य कहां से होंगे? 2 सदस्य जो राज्यों में लोक अदालतें वगैरह होती हैं, सेशन कोर्ट्स जो होते हैं ना, वहां से होंगे। टोटल 4। 2 कहां से? सेशन कोर्ट से स्टेट के, एक कहां से? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, और एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व चीफ जज जो है उसको बनाया जाएगा इसका अध्यक्ष। चलिए और डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति, चयन समिति में भी बदलाव किया गया है। पहले उप मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश जो है वो हिस्सा नहीं हुआ करते थे। अब उप मुख्यमंत्री और राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको भी शामिल किया गया है किसमें? कमेटी में। तो इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश या बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उनको शामिल करने की बात कही गई है किसमें? कमेटी में। और अगर कोई अनुपस्थित भी है, चयन कमेटी का कोई सदस्य अनुपस्थित भी है, तो लोकायुक्त की नियुक्ति को अमान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सिंपल तरीके से क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा? सिंपल तरीके से निष्कर्ष यही निकलता है सर कि गंगाधर ही शक्तिमान है। चलो अगला क्वेश्चन। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? स्टार स्ट्राइकर है भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबको पता ही होगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना वो अल नासर क्लब से जुड़े हैं। कौन सा? अल नासर क्लब। अल नासर क्लब, आप डिटेल्स के बारे में जानते हैं, देखिए। तो आप देख सकते हैं भैया, ये रोनाल्डो है, ये अल नासर क्लब जो है उसके ओनर हैं और रोनाल्डो को उनकी जर्सी प्रदान की जा रही है अल नासर की। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। ठीक है, जुड़ गए भैया, ठीक है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ थोड़ी है। तो क्लब अल नासर ने फ्री ट्रांसफर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हस्ताक्षर की घोषणा की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले फुटबॉल फेमस क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसकी विजेता बनी है अर्जेंटीना, उस वर्ल्ड कप से ठीक पहले
जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ठीक है, अल नासर के साथ लगभग कितने साल का, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और आपको बताऊं कितने करोड़ का हुआ है, 1800 करोड़ रुपये प्रति साल। एक बार अपने आप को थप्पड़ मार के चेक कर लो, होश में हो या नहीं हो। 1800 करोड़ रुपए प्रति साल, प्रति वर्ष इतना पे किया जाएगा। किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नासर क्लब पे करेगा। सोचिए आप, इतनी महंगी डील हुई है ये। और यहां पर तो भैया सैम करन जब 18 करोड़ में बिका था आईपीएल में, तो लोगों ने उसकी ही वो बना दिया कि भाई 18 करोड़ 18 करोड़ 18 करोड़। चलो कोई बात नहीं। क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2025 तक का है। क्लब की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस के लिए खेल चुके हैं। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, उससे पहले रियल मैड्रिड के लिए, और उससे पहले जुवेंटस क्लब जो है उसके लिए खेला करते थे। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी बने हैं। डिटेल्स जानते हैं इस क्वेश्चन की। ये कौस्तव चटर्जी की आप फोटो भी देख सकते हो, क्यूट सा गोलू मोलू सा, दिखने में मेरे जैसा, मेरा छोटा भाई, ठीक है, वो बना है। कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं। किसमें? सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप इंडिया की जो है 59th, उसमें बने हैं। अच्छा, 19 वर्षीय कौस्तव GM मित्रबा गुहा के खिलाफ अपना ड्रॉ खेला। देखिए, इनका नाम नहीं है GM। GM का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है। GM का मतलब ग्रैंड मास्टर। तो मित्रब गुहा भी क्या है? मित्रब गुहा भी ग्रैंड मास्टर है। उनके खिलाफ अपना मैच क्या किया था? इन्होंने ड्रॉ किया था। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे। 77वें कौन थे? 77वें आदित्य मित्तल थे। 78वें कौन बन गए? 78वें कौस्तव चटर्जी बन गए। भारत के 78वें हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के 78वें हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो देखिए, ग्रैंड मास्टर बनता कैसे कोई भी खिलाड़ी? ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन फाइड। देखिए, जैसे क्रिकेट में ICC है ना, ICC, वैसे ही चेस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? चेस में है फाइड। शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है विश्व चैंपियनशिप के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल है। वर्ल्ड चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस में एक बहुत बड़ा टाइटल माना जाता है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक फाइड रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल करने होते हैं। यानी कि जैसे क्रिकेट में होते हैं ना रेटिंग पॉइंट्स, जैसे सूर्य कुमार यादव जो है T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव जो है उनकी रेटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। वैसे ही चेस में भी रेटिंग पॉइंट्स चलते हैं। अगर कोई पर्सन 2500 रेटिंग पॉइंट्स को छू लेता है तो वो क्या बन जाता है भैया? वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। और सबसे खास चीज मैं बताऊं, क्रिकेट में रेटिंग पॉइंट कम होंगे तो रैंकिंग नीचे भी गिर जाएगी, लेकिन यहां पर क्या है, एक बार हासिल करने के बाद ये टाइटल हमेशा के लिए खिलाड़ी के साथ जुड़ जाता है। मतलब एक बार अगर आप वर्ल्ड चैंपियन, आप ग्रैंड मास्टर बन गए, तो ये टाइटल आपके साथ में परमानेंट जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा, ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो ये ग्रैंड मास्टर टाइटल वर्ल्ड की बेस्ट टाइटल्स में से माना जाता है चेस के। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड जो 108वीं वर्ल्ड साइंस कांग्रेस है उसका आयोजन किया गया कहां पर? इस बार नागपुर में इसका आयोजन किया गया। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसकी। तो देखिए, नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। थीम क्या है भैया इस बार की? इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। पीएम ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय पिछले 25 वर्षों में भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा उससे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सिंपल सी बात है भैया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पीएम ने ये कहा है कि भारत अगले 25 वर्षों में जहां पहुंचेगा उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अच्छा, इस बार क्या हुआ, इस बार एक अनूठी पहल भी हुई। क्या? इस बार बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस, नेशनल चाइल्ड कांग्रेस जो है उसका भी आयोजन किया गया इस बार इस बार की जो 108वीं साइंस कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछला संस्करण, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पिछला संस्करण जनवरी 2020 में कहां आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। कब? जनवरी 2020 में। वहीं इसके पहले सत्र की बात करें तो आईएससी का पहला सत्र 1914 में, पहला सेशन कब हुआ था? 1914 में। और इस बार कौन सा सत्र है? ये 108वां सत्र है। ये आप देख सकते हैं उस सेशन के ड्यूरेशन की फोटो है सारी की सारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया था इसका। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, प्रहरी ऐप का संबंध किस अर्धसैनिक बल से है? तो देखिए हाल ही में एक ऐप है प्रहरी, वो लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? वो प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है बीएसएफ के लिए। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। डिटेल्स तो देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का ऐप प्रहरी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया था। और क्या नाम है ऐप का? प्रहरी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीएसएफ के महानिदेशक कौन? पंकज कुमार सिंह। याद रखिएगा बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयु, मान, सीएपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपनी ड्यूटी से रिलेटेड ओवरऑल चीजें जो एक जवान होगा वो अब अपने मोबाइल पर ही ले सकता है सारी की सारी जानकारियां। ठीक है, कौन सी ऐप के थ्रू? प्रहरी ऐप के थ्रू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में एक बीएसएफ ड्रोन, यूएवी और साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में एक बीएसएफ की ड्रोन, एसयूवी और साइबर फॉरेंसिक लैब एस्टेब्लिश की गई है। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य जानते हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तान से पकड़े गए ड्रोनों के माध्यम से इसमें लिंकेज, बॉर्डर पार के स्थान और बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग की पहचान की गई है। मतलब ये देखो, दुश्मन का तीर दुश्मन की जाके चुभो दिया हम लोगों ने। ठीक है, कैसे? वो ड्रोन भेजते हैं यहाँ पर जानकारियां इकट्ठा करने के लिए, कई सारी चीजों की इलीगल डिलीवरी करने के लिए। हमने उनके ड्रोन पकड़े, उनके ड्रोन से हमने मैपिंग तैयार करी और अपने पास में अब जिन क्षेत्रों से वो सारी चीजें होती हैं उनसे भी अच्छा मैप शायद अब हमारे पास तैयार है। ठीक है, तो ये हम लोगों की उपलब्धि है। पाकिस्तान ने यह ड्रोन भारत में मादक पदार्थ और आतंकवाद फैलाने के लिए लाते हैं। जैसा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा इलीगल डिलीवरियां करने के लिए लाते हैं। सबको पता होगा भैया, पंजाब की वाले बॉर्डर पर बहुत सारी मात्रा में ड्रग्स भेजी जाती हैं ड्रोन से। ठीक है, उड़ता पंजाब बना रखा है। और उसके बाद आतंकवाद के लिए हथियार भी ड्रॉप करते हैं और यही वाले ड्रोन पकड़े गए हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। बीएसएफ कब स्टैब्लिश की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को स्टैब्लिश की गई थी। किसके लिए स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक्चुअली स्टैब्लिश की गई थी। सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्टैब्लिश की गई थी। कहां पर तैनात होते हैं सैनिक? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है उस बॉर्डर पर इन सैनिकों को तैनात किया जाता है। बीएसएफ को देश की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। याद रखिएगा, रक्षा की पहली पंक्ति कौन सी है भैया? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए बेटा, यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता है ना वो हर 6 महीने में बदलती रहती है। तो इस बार की जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक की जो अध्यक्षता है, 30 जून तक की, वो किसने संभाली है? वो पहली छमाही में अध्यक्षता संभाली है किसने? स्वीडन ने। स्वीडन को यह अध्यक्षता मिली है और किसकी जगह पर मिली है? फिनलैंड की जगह पर मिली है। पिछली छमाही में फिनलैंड था, इस बार कौन है? स्वीडन है। जानते हैं डिटेल्स के बारे में? आप देख सकते हैं स्वीडन की ये लोकेशन यूरोप में पड़ता है स्वीडन। यहां पर ये क्या है? यहां पर इंडिया है। और इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस जगह पर पड़ेगा।
तो देखिए स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 को वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। चेक रिपब्लिक ने दूसरी छमाही में नेतृत्व किया था, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, फिनलैंड नहीं था, चेक रिपब्लिक था। चेक रिपब्लिक ने 2022 की दूसरी छमाही में नेतृत्व किया था। स्वीडन तीसरी बार परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। तीसरी बार अध्यक्ष बना है कौन सा? स्वीडन। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो नियुक्त हुई है कहां पर? सियाचिन बैटलफील्ड में, ठीक है। तो उनका नाम है बेटा डी, शिवा चौहान। शिवा चौहान की नियुक्ति की गई है। शिवा चौहान के बारे में जानते हैं और सियाचिन वगैरह के बारे में भी जानेंगे हम। तो देखिए ये आप फोटो देख सकते हैं, ये बीच में शिवा चौहान बैठी हैं और शिवा चौहान के इधर जितने भी मेल ऑफिसर्स हैं वो बैठे हैं, लेकिन शिवा चौहान इकलौती ऐसी महिला है जिनकी नियुक्ति हुई है कहां पर? सियाचिन बैटलफील्ड में। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। यह महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन चौहान को 3 जनवरी से 3 महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। कुमार पोस्ट एक पोस्ट है कहां पर? सियाचिन में, वहां पर नियुक्त किया गया है शिवा चौहान को। बता दें कि काराकोरम रेंज से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन युद्ध क्षेत्र, 20,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए, हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ती है, हड्डियां गला देने वाली, वहां पर तैनात किया गया है। चलिए, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। इससे पहले महिला अधिकारी यूनिट को उनके साथ उनकी नियमित पोस्टिंग के हिस्से के रूप में लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन बेस कैंप में तैनात किया गया है। यानी कि पहले वो सियाचिन बेस कैंप में गई हैं, वहां से सियाचिन बैटलफील्ड पर जाएंगी। अभी 9,000 फीट की ऊंचाई पर है, बाद में उनको 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी भेजा जाएगा। चलिए, शिवा चौहान कौन है? या फोटो देख सकते हैं, शिवा चौहान की फोटो देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं और बंगाल सैपर की क्या है? अधिकारी, बंगाल सैपर की ऑफिसर है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर में पूरी की और एनजीआर टेक्निकल इंस्टीट्यूट उदयपुर में सिविल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की है, ठीक है। आप ही की तरह भी हो सकता है, आप ही की तरह क्या है ये इंजीनियर भी है भैया, सिविल इंजीनियरिंग में। इन्होंने 11 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां ने इनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान दिया। बचपन से ही सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया और कैप्टन चौहान ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए कहां पर स्थित है? चेन्नई में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और उसके बाद मई 2021 में उन्होंने इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। जी हाँ बेटा, वहां पर सेना में भी रेजिमेंट होती है, इंजीनियरिंग रेजिमेंट। आप चाहें तो आप लोग भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी होती है, ठीक है। बोले सर खाक अच्छी ड्यूटी होती है, सियाचिन में ले जाकर डाल देंगे, बट जाओ तो सही, ये भी एडवेंचर ही है लाइफ का। सुनाने के लिए कुछ तो होगा ना तुमको, तुम्हारे बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 18वें स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो देखो बेटा, 18th स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है वो इस बार आयोजित की गई कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के पाली जिले के रोहट नाम की जगह पर इसका आयोजन किया गया। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिन के राजस्थान दौरे पर थी, कब? 3 और 4 जनवरी को। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है, यानी कि राजस्थान को पहली बार मेजबानी मिली है 66 वर्षों में और 7 दिन का यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में देश भर के 35,000 से अधिक स्काउट एंड गाइड भाग ले रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 1951 में कहां पर? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। पहला जम्बूरी कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब? 1951 में। एक चीज याद रखिएगा, 17वां जम्बूरी कर्नाटक मैसूर में आयोजित 2016 से 2017 के बीच में किया गया था। 18वें राष्ट्रीय स्काउट, मतलब ये हर 4 साल में एक बार होता है, ये याद रखिएगा। 2020 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था। 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड और जम्बूरी की थीम क्या थी? मरु शांति के साथ प्रगति, यानी कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट की शांति के साथ में क्या करनी है? प्रगति करनी है। ये आप लोगों भी देख सकते हैं इस वाले जम्बूरी का, ठीक है। राजस्थान का मैप है, इधर एक आदमी बैठ के राजस्थान का फोक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहा है।
तो देखिए जम्बूरी क्या होता है, जम्बूरी 4 साल में एक बार विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए स्काउट एंड गाइड की एक सभा होती है राष्ट्रीय स्तर की। जम्बूरी स्काउट एंड गाइड्स भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं को एक साथ मिलने का अवसर प्रदान करती है। युवा लोग अपने रीति रिवाज, खान पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति के बारे में एक दूसरे से बातें साझा करते हैं। भाई देख चीज बताओ, कोई मणिपुर से आएगा और कोई गुजरात से है, गुजरात वाला मणिपुर वालों को बताओगे ढोकलो खाओ है ना, और मणिपुर वाला बोलेगा कि हाँ भैया तुम ये वाले राइस खाओगे। तो बस वही वाली चीज है, अपने अपने कल्चर का क्या होता है, आदान प्रदान होता है इसमें। इसके बाद में युवा लोग अपने रीति रिवाज, खान पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति को बचाने एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। एक सप्ताह तक एक टेंट के नीचे रहते हैं और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड और जम्बूरी के लिए निम्बाली गांव में लगभग 3500 से अधिक टेंट लगाए गए थे। ठीक है, निम्बाली गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो भारत में कहां दर्ज की गई है 2022 में CMIE के अनुसार? तो CMIE के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में दर्ज की गई है। डिटेल्स जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो देखिए भैया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, पूरा नाम क्या है, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की सबसे अधिक बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर थी। कितनी? 8.3% बेरोजगारी भारत में दर्ज की गई है दिसंबर महीने में। पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा है। जिसमें स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां पर थी? हरियाणा में 37.4%। दुख होता है कहते हुए, पर हरियाणा के 100 में से 38 युवा क्या हैं भैया? बेरोजगार हैं। राजस्थान भी ज्यादा पीछे नहीं है भैया, राजस्थान में 28.5, 100 में से 29 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, दिल्ली में लगभग 21 लोग बेरोजगार हैं 100 में से। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है भारत में। CMIE क्या है? CMIE एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये क्या करता है भैया? डेटा का कलेक्शन करता है, विश्लेषण करता है और पूर्वानुमान द्वारा सरकारों, शिक्षाविदों और वित्तीय बाजारों को क्या देता है? ये एक तरीके से सलाह प्रदान करता है कि आपको क्या करना चाहिए, कंडीशन क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसके बारे में। ठीक है, तो दैट्स इट बेटा। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम यहीं पर विराम लेते हैं, आपसे अभी विदा लेते हैं। हम अगले वीक के करंट अफेयर्स के साथ में आपसे जरूर मिलेंगे, शीघ्र ही मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। जाते जाते बस एक छोटी सी चीज कर देना, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए। तो मिलेंगे अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए सबको नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.